गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है पर्ल कल्चर या मोती संवर्धन। मैं डॉक्टर नितिन बाता, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस सीहोर में। मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी बायोसाइंसेस, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी जूलॉजी से मैंने किया हुआ है। इस टॉपिक के अंदर हम इन सभी बिंदुओं के थ्रू कवर करेंगे अपना टॉपिक्स। सबसे पहले तो पर्ल कल्चर का इतिहास के बारे में बात करेंगे और पर्ल कल्चर या पर्ल ऑस्टर के बायोलॉजी के बारे में, पर्ल फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो पर्ल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, पर्ल्स की कंपोजिशन क्या है और इसको किस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के दौरान। इस टॉपिक के बाद में स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि पर्ल ऑस्टर्स के द्वारा पर्ल का प्रोडक्शन किया जाता है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और मोती के किस तरीके से उत्पादन किया जाता है और कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो मोती उत्पादन के लिए उत्तरदायी, और अलग अलग प्रकार के कितने मोती होते हैं उनके बारे में भी हमें इस टॉपिक के बाद में पता चलेगा। और पर्ल कल्चर के दौरान ऐसे कौन से दूसरे जंतु हैं जो कि हमारे पर्ल ऑस्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में भी हमें पता चलेगा। मोती के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में हमें मिलता है, और हमारे हिंदुस्तान के भी प्राचीन ग्रंथों में और चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी हमें मोती के बारे में मिलता है, उसके कल्चर के बारे में। पर्ल फिशरीज के बारे में अगर हम देखें तो मैकेडोनियन डेस्टिनी के ड्यूरेशन में पर्शियन गल्फ के अंदर पर्ल कल्चर किया जाता था। चाइना के अंदर अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी के अंदर यिंग जिंग यांग के राजकाल में भी पर्ल कल्चर के एविडेंस मिले हैं या सबूत मिले हैं। 1890 में जापान के कोकिची मिकोटी ने सबसे पहले पर्ल कल्चर के लिए फॉर्म इस्टेब्लिश किया था, लेकिन उस टाइम पे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले थे। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए टोटोटी मेसी, जो कि प्रोफेशनली कारपेंटर थे, और तिकोची निकोसाका, ये एक मैरीन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया, जिसमें उनको आगे जाके शुरुआती में तो इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन आगे जाके इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले उस दौरान इनको सेमी स्फेरिकल शेप के मोती प्राप्त हुए, और आगे जाके मिकीमोटो थे जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी जापान में, उनको फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्रीज बोला जाता है, और उन्होंने आगे जाके अपनी प्रोसेस को पेटेंट भी करवाया। इंडिया में एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करें पर्ल कल्चर की तो 1938 में मद्रास फिशरीज ने गल्फ ऑफ मन्नार और सिक्का रीजन गुजरात में यहाँ पे पर्ल कल्चर को शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे उस दौरान हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। इसके बाद में सेंट्रल मैरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट CMFRI ने 1973 में फिर से इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, और जिसके बाद हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। इन पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद में भारत में तमिलनाडु में टोटिकोरिन में 1980 में एक हैचरी डेवलप की गई, जहां पर पर्ल कल्चर की शुरुआत की गई। पर्ल प्रोड्यूसिंग करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको पर्ल ऑस्टर्स बोला जाता है। ये पर्ल ऑस्टर जो हैं मोलस्का फाइलम को बिलोंग करते हैं। इनकी क्लास बाइवल्व होती है, ऑर्डर फेब्रिब्रेंकिया और फैमिली पेट्रिडिए होती है। ये कुछ अलग अलग प्रकार के पर्ल ऑस्टर्स हैं जिनसे हमें पर्ल प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। पिंक्टेडा वल्गेरिस, पिंक्टेडा फिकेटा, पिंक्टेडा सिमिनेक्टिजिया, पिंक्टेडा एमनोडिस और पिंक्टेडा एट्रोप्यूरा, ये जितने भी पर्ल ऑस्टर्स हैं ये सारे के सारे हमारे मैरीन वाटर के पर्ल ऑस्टर्स हैं। इंडिया के अंदर 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पर्ल कल्चर के लिए कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल है। पहला एरिया है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ नॉर्थ में गुजरात कोस्टल एरिया में, और दूसरा है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के एरिया में। यहाँ पे पर्ल कल्चर के लिए जो कंडीशंस है काफ़ी सुटेबल होते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे पर्ल प्रोडक्शन के रिजल्ट्स मिले हैं हमें। मेरीन के अलावा फ्रेश वाटर और हमारी नदियों के अंदर भी कुछ ऐसे मोलस्कन्स अवेलेबल हैं जो कि पर्ल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिसमें मजिल्स है, लेमनेडिन्स, यूनियू, एनोडोटा, ये हमारे रिवर्स के अंदर मिलते हैं। इनसे भी हम मोती उत्पादन करते हैं और इनका द्वारा हमें मोती प्राप्त होते हैं। पर्ल ऑस्टर का अगर हम आउटर स्ट्रक्चर देखें जो शेल पे रहता है, उसकी 3 लेयर्स
पाए जाते हैं उसके अंदर। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है हमारा शेल। शेल के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपरी जो लेयर है हमारी पेरिस्टोरियम, उसके बाद जो लेयर है पेरिमेस्ट्रिक लेयर, और थर्ड लेयर होती है नेक्रस लेयर। पेरिमेस्ट्रिक लेयर को अगर हम देखें उसकी केमिकल कंपोजिशन, तो ये एक तरीके की ऑर्गेनिक लेयर है और कोचिलियन नामक कार्बनिक पदार्थ की बनी हुई होती है और काफ़ी हार्ड सतह होती है इसकी। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है कोचिलियन का C32H48O11, ये एक तरीके का स्केल्यूरो प्रोटीन होता है। इसी पदार्थ की वजह से जो पर्ल ऑयस्टर है उसको शेल को ब्राउन कलर प्राप्त होता है। दूसरी जो परत पाई जाती है शेल के अंदर वो पेरीमेट्रिक लेयर होती है। ये मिडिल लेयर है। इसके अंदर जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है कैल्सिएट प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट है। इस लेयर को सेपरेट करने वाला जो पदार्थ होता है कोल्चिसिन लेयर होती है, जो कि इसको सेपरेट करती है। थर्ड जो लेयर पाई जाती है वो होती है नेक्रस लेयर। ये सबसे अंदरूनी लेयर होती है और इसके अंदर इरिडेंट्स सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से नेक लेयर है इसको मोती की मदर भी कहा जाता है, क्योंकि मोती का जो उत्पादन के लिए जो पदार्थ की उत्तरदायी है वो इसी परत से उत्पन्न होते हैं। मोती उत्पादन की प्रक्रिया को अगर हम समझने की कोशिश करें डायग्राम के थ्रू, इससे पहले हम बात करते हैं जो प्राकृतिक रूप से जो मोती का उत्पादन होता है। उस दौरान जब हमारे जो पर्ल ऑयस्टर्स हैं जब पानी में रहते हैं और जब अपने भोजन के लिए जब वो अपना शेल ओपन करते हैं, जैसे ही वो ओपन करते हैं उस ड्यूरेशन में पानी के साथ साथ कई बार उनके शेल के अंदर या उनके शरीर के अंदर फूड के साथ में रेत के छोटे कण प्रवेश करते हैं। जैसे ही रेत के छोटे कण या कोई छोटा पत्थर उनके शरीर में प्रवेश करता है, उनके अंदर एक इरिटेशन डेवलप होता है और इरिटेशन के बाद में जो नेक्रस लेयर है वो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो उस सब्सटेंस को कैल्शियम कार्बोनेट से पूरी तरीके से कवर्ड कर लेते हैं। इस डायग्राम से अगर हम देखें, जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ उसके अंदर इंटर किया फॉरेन मटेरियल, और नेक्रस सेल्स जो हैं वो अपने सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट सीधे पूरे उस बाहरी पदार्थ को धीरे धीरे कवर करता चला जाता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे जाके ये पूरी प्रोसेस एक मोती का निर्माण करती है। पर्ल कल्चर के ड्यूरेशन में जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो हम जो मोती उत्पादन करने वाले पर्ल ऑयस्टर्स हैं उनको कलेक्शन किया जाता है, फिर उनके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है, फिर एक जो न्यू पदार्थ हम डालेंगे न्यूक्लियस वो तैयार किया जाता है और उस न्यूक्लियस को फिर हम पर्ल ऑयस्टर के अंदर इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट कराने के बाद में उन सीपों को पालन किया जाता है या रियरिंग ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स किया जाता है, और एक ड्यूरेशन के बाद में जब पर्ल कंप्लीट हो जाता है उनका प्रिपरेशन, और उससे फिर हम मोतियों को प्राप्त करते हैं उस जंतु से। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है पर्ल ऑयस्टर कलेक्शन। इसके लिए या तो हम प्राकृतिक रूप से जो समुद्रों के अंदर पर्ल ऑयस्टर उपलब्ध है उनको कलेक्ट करके हमारी साइट के ऊपर लेके आते हैं, और बाकी के जो स्टेप्स हैं हमारे न्यूक्लियस प्रिपरेशन या इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, वो सारी की सारी इनके साथ में किया जाता है। या दूसरा जो मेथड यूज़ किया जा रहा है आजकल कि लेबोरेटरीज के अंदर जो पर्ल ऑयस्टर्स हैं उनको कल्चर किया जाता है, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, या जो एग्स हैं या स्पर्म्स हैं उसके थ्रू फर्टिलाइज करा के नए ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं और उनको पर्ल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो सबसे नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। ग्राफ्ट टिश्यू के फॉर्म में हम एक जो शेल है उसका एक छोटा सा पीस लेते हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो शेल का पीस ले रहे हैं वो किसी दूसरे पर्ल ऑयस्टर का हो, उसी पर्ल ऑयस्टर का ना हो। उसका छोटा सा पीस कट करके लगभग 2x2 mm का साइज यूज किया जाता है। उस कट करने के बाद उसको अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज करने के बाद उसको दूसरे पर्ल ऑयस्टर के बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है। इंसर्शन के लिए एक छोटा सा सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पर्ल ऑयस्टर्स हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया के लिए हम यहाँ पे मिथेनॉल के क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। जिस टैंक में भी या जिस जगह पे भी हमने पर्ल ऑयस्टर्स को रखा हुआ है, पहले उस पानी के ऊपर हम मिथेनॉल के क्रिस्टल्स को स्प्रे कर देंगे। इसके एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से हमारे पर्ल ऑयस्टर 60 से लेकर 90 मिनट तक एनेस्थीसिया की कंडीशन में होते हैं, और इसी ड्यूरेशन में हम उनको कट करके उनके अंदर न्यूक्लियस को इम्प्लांट करते हैं। जैसे ही हमने उनको इम्प्लांट कर दिया और उसको वापस पैक करके रेयरिंग के लिए लेके जाते हैं, हम राफ्ट के थ्रू
बम्बू राफ्ट की साइट प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे हम हमारे पर्ल ऑयस्टर्स को डिप कर देते हैं पानी के अंदर, और लगभग 300 दिन का समय लगता है जब हमारा एक मोती वहाँ पे तैयार होता है। और उस 300 दिनों के बाद में हम उस मोती को हार्वेस्ट करते हैं, जो हमारा पर्ल ऑयस्टर है उसको कट करके उसमें से हम मोती प्राप्त करते हैं। और जो मोती की केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कोलचेसियोन नाम का केमिकल ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। जब हम मोती को कट करके निकालते हैं हार्वेस्टिंग के ड्यूरेशन में कुछ इस तरीके से हमें मोती उसके अंदर प्राप्त होते हैं, और मोतियों को निकाल के प्रॉपरली वॉश और क्लीन करके फिर उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग की जाती है। और फिर टोटिकोरिन में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं हेचरी के अंदर, उसके एक डाटा के अनुसार अगर हम देखें कि किस साइज के पर्ल ऑयस्टर के अंदर हम कितने साइज का डायमीटर का टिश्यू ग्राफ्ट करेंगे तो उससे कितना ड्यूरेशन में हमें उसमें मोती प्राप्त होगा। अगर 40 टू 50 mm का ऑयस्टर है हमारे पास में, तो लगभग उसमें न्यूक्लियस हमें 3 mm का डालेंगे, और उसकी अगर नेक्रा की थिकनेस 0.609 mm है तो लगभग 388 डेज में हमें एक मोती मिल जाता है। दूसरी अगर कंडीशन देखते हैं, अगर पर्ल ऑयस्टर हमारा अगेन 40 टू 50 mm का है और उसका न्यूक्लियस का डायमीटर हम उसमें यूज करते हैं अगर 4 mm का, और उसकी नेकर की जो थिकनेस है 0.692 mm है, तो लगभग 409 दिन में हमें उससे एक मोती प्राप्त होगा। 50 टू 60 mm का अगर कोई पर्ल ऑयस्टर हमारे पास में है तो उसमें अगर हम 3 mm का न्यूक्लियस डालते हैं तो 0.929 थिकनेस का उसमें नेकर का लेयर रहेगा, और लगभग उससे 395 डेज में मोती प्राप्त होगा। तो ये डाटा है अलग अलग साइज के पर्ल ऑयस्टर के अंदर हम कितने साइज का हम या कितने डायमीटर का न्यूक्लियस डालेंगे तो कितने दिनों में हमें वहां पे पर्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ पर्ल्स या मोती के अलग अलग प्रकार के बारे में। सबसे पहला जो टाइप है हमारा लिंगा मोती, ये सबसे अच्छा क्वालिटी का मोती माना जाता है, और ये हमें समुद्र में पाए जाने वाले जो पर्ल ऑयस्टर्स हैं उनसे प्राप्त होता है। दूसरा हमारे पास है सीड पर्ल, ये स्मॉल साइज का राउंडेड शेप का पर्ल होता है। तीसरा होता है बॉर्क्यू पर्ल, ये स्फेरिकल शेप में होता है। और फोर्थ रहता है ब्लिस्टर पर्ल्स, ये छोटे छोटे छालों के रूप में या इन मोतियों का काफी छोटा आकार होता है। पांचवा जो कैटेगरी है पर्ल का हमारा ओरिएंटल पर्ल, ये इसको ट्रू पर्ल भी बोला जाता है, और काफी इसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है और शाइनी सरफेस रहता है इसका। सिक्स कैटेगरी हमारी नेचुरल पर्ल, ये हमें डीप सी के अंदर जो पर्ल ऑयस्टर्स मिलते हैं उनसे नेचुरली प्राप्त होता है। सेवंथ कैटेगरी हमारा कल्चर्ड पर्ल्स, ये जो हम हमारे आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट के अंदर हैचरीज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं पर्ल्स को, वो सारे जो पर्ल्स हैं वो सारे के सारे हमारे आते हैं कल्चर्ड पर्ल्स की कैटेगरी में। मोती उत्पादन के बाद में हमारे नेक्स्ट काम होता है उन मोतियों को शॉर्ट करना उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। शॉर्टिंग के ड्यूरेशन में या इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हम ऐसे मोतियों को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर कोई भी दाग या धब्बा ना हो, और उसके ऊपर किसी भी तरीके के कोई भी छेद या कोई एक्स्ट्रा उभार ना हो, सरफेस जो हो पूरी तरीके से स्मूथ हो। और ऐसे मोतियों को भी चयन किया जाता है जिनके अंदर एक से अधिक कोई दुष्प्रभाव या छेद या उभार ना हो। अगर कम से कम उसके अंदर दुष्प्रभाव रहेंगे तो हम उसको प्रोसेस करके उसको मार्केट के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा उसके अंदर कुछ दुष्प्रभाव रहेंगे तो उसके अंदर हम ज़्यादा प्रोसेसिंग या नहीं कर सकते, या ऐसे जो मोती रहेंगे उनकी मार्केट में वैल्यू काफ़ी कम रहेगी। ग्रेडिंग करते वक्त कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है नेकर की थिकनेस। जितनी ज़्यादा नेकर की थिकनेस रहेगी मोती की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी और मार्केट में उसकी प्राइस भी हमें उतनी ज़्यादा मिलती है। दूसरा ग्रेडिंग का पैरामीटर रहता है लस्टर या चमक। मोती के अंदर जितनी ज़्यादा चमक होगी उतना ही अच्छा क्वालिटी का वो मोती होता है और उतनी अच्छी कीमत हमें उसको मार्केट में प्राप्त होती है। चमक को जांचने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना को यूज करके उसको चेक किया जाता है कि उसका चमक किस तरीके की है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कलर, कि मोती का कलर किस तरीके का है। ज्यादातर जो मोती हमारे पास मिलते हैं मार्केट के अंदर सफेद, सिल्वर या क्रीम कलर के होते हैं। इसके अलावा भी गुलाबी रंग के मोती या लेवेंडर कलर के मोती मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पिंकटेडा मैक्सिमा नाम का पर्ल ऑयस्टर पाया जाता है, जिससे जो मोती प्राप्त होता है उसके अंदर लगभग इंद्रधनुष के जितने 7 कलर होते हैं वो सारे के सारे उस मोती के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो मोती है काफी रेयर होता है। अगला क्राइटेरिया है ग्रेडिंग का
वो है शेप। मोती जितना स्फेरिकल शेप का होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन स्फेरिकल शेप के मोती काफ़ी कम मिलते हैं। इसमें हेमी स्फेरिकल शेप, अंडा आकार, नाशपाती, बटन के आकार वाले अलग अलग प्रकार के मोती हमें मिलते हैं। फिर उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रोसेसिंग करके उनको हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। अगला क्राइटेरिया आता है हमारा ग्रेडिंग। मोती जो ज़्यादातर हमें प्राप्त होते हैं लगभग 2.5 से लेके 10 mm साइज के मोती प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया से पल्स प्राप्त होते हैं उसमें हमें 2.5 से लेके 14 mm तक के मोती भी प्राप्त हुए हैं, और बहुत ही रेयर कंडीशंस में 20 mm तक के मोती भी हमें प्राप्त हुए हैं। पूरी दुनिया में अगर हम पर्ल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे लीडिंग पोजीशन पे है चाइना, जो सबसे ज़्यादा पर्ल प्रोडक्शन का काम करता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है हमारा जापान, और फिर तीसरे चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस कंट्रीज आते हैं, जो कि मोती का उत्पादन करते हैं और पूरी दुनिया में मोती को सप्लाई करते हैं। मोती की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो वाटर लगभग 2 to 4% वाटर पाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल 3.5 से 6% तक ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 91.56% और अदर रेसिड्यूज जो रहते हैं लगभग 1% किसी भी मोती के अंदर पाए जाते हैं। मोतियों को अलग वर्गीकरण का जो तरीका है उसके साइज के आधार पर वो कुछ इस तरीके से है। माइन्यूट ग्रेन्यूल्स ऐसे मोतियों को बोला जाता है जिनका आकार 2 mm से कम होता है। इसके बाद अगला आता है फाइन ग्रेन्यूल्स, जिनका आकार 2.6 से लेके 4.9 होता है। स्मॉल पर्ल्स, जिनका साइज होता है 5.0 से लेके 6.9। मीडियम साइज पर्ल्स, ऐसे मोती जिनका आकार 7 से लेके 8.3 होता है। और लार्ज पर्ल्स ऐसे मोती होते हैं जिनका साइज 8.3 या 8.3 से अबव होता है। दूसरा तरीका है ग्रेडिंग का, जो शीरीन ने प्रपोज किया था 1970 में। इसके अनुसार मोतियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लास A1, क्लास A2, क्लास B और क्लास C। इसमें अगर हम उन मोतियों के कैरेक्टर्स को देखें, जो क्लास A जो क्वालिटी है सबसे अच्छे मोती होते हैं, ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी के मोती रहते हैं, ये परफेक्टली राउंड रहते हैं, पिंक शेप, फ्लॉलेस, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग धब्बा नहीं पाया जाता। दूसरी कैटेगरी हमारे पास में क्लास A2, ये भी फर्स्ट क्लास के पर्ल्स होते हैं और इनमें थोड़े छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिनको मार्केट में भेजने से पहले उनको फिल करके पॉलिश कर दिया जाता है। अगली कैटेगरी है क्लास B, इनका शेप बिल्कुल राउंड नहीं होता, इरेगुलर शेप के होते हैं, लेकिन इनको प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर शेप में उनको ला दिया जाता है। लास्ट जो कैटेगरी है हमारी क्लास C कैटेगरी, ये इनका शेप जो रहता है काफ़ी इरेगुलर रहता है और इनके अंदर शाइनिंग भी बहुत कम रहती है और मटमेले धब्बे इनके ऊपर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पर्ल कल्चर के ड्यूरेशन में। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जो कि हमारे मोतियों को या पर्ल ऑयस्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके अंदर पॉलीकेट कैटेगरी के बहुत सारे जंतु हैं जो हमारे पर्ल ऑयस्टर्स को जब हम रेयरिंग के लिए पानी में डिप करते हैं उस ड्यूरेशन में हमारे राफ्ट के अंदर जो पर्ल ऑयस्टर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं या डैमेज करते हैं। ब्रैंकिल्स पाए जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। स्टार फिशेज हैं जो कि हमारे पर्ल ऑयस्टर के शेल को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े एनिमल्स भी हैं, जैसे ईल्ड फिश है, सोरिनाइड्स हैं और दूसरे मोलस्कन्स हैं, ऑक्टोपस है और सीपिया, ये भी हमारे पर्ल ऑयस्टर्स को एज ए फूड यूज करते हैं, तो हमारी पर्ल इंडस्ट्रीज को ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब पर्ल ऑयस्टर्स से जो जुड़े लोग हैं या मोती के उद्योग से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने की कुछ एजेंसीज हैं जो इसमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। इंडिया के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना है, इसके थ्रू जो भी पर्ल फार्मिंग करना चाहते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि लोग अपना आसानी से पर्ल इंडस्ट्रीज के अंदर अपना काम शुरू कर सकते हैं या मोती पालन का काम प्रारंभ कर सकते हैं। इंडिया की पर्ल कंट्री के रूप में माना जाता है हैदराबाद को। लगभग ये 400 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पे पर्ल की प्रोसेसिंग या पर्ल्स के थ्रू जो ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे उद्योग उपलब्ध हैं, जिस वजह से हैदराबाद को पर्ल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है।
इस पूरे टॉपिक के बाद में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पर्ल कल्चर की शुरुआत किस देश में हुई। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, जापान और मलेशिया। अगर हम लिटरेचर के बेसिस पे जाएं तो हमारा चाइना जो है यहाँ पे पर्ल कल्चर की शुरुआत सबसे पहले देखी गई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल। इनमें से अगर हम देखें 4 ऑप्शन है हमारे पास है बटन पर्ल्स, बर्क्यू पर्ल्स, ब्लिस्टर पर्ल्स और लिंगा पर्ल्स। तो इन सभी के अंदर से सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पर्ल हमारे पास है वो है लिंगा पर्ल। सबसे बेस्ट क्वालिटी का पूरी दुनिया में लिंगा पर्ल माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे मदर ऑफ पर्ल बोला जाता है जो कि हमने देखा था अभी लेक्चर के ड्यूरेशन में। ये सभी पदार्थों में से जो मदर ऑफ पर्ल्स है वो नेकर है। इसी के मदद से मोती का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ग्राफ्ट इन अ पर्ल इंडस्ट्री। तो इनमें से किसको एज अ ग्राफ्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है पर्ल इंडस्ट्रीज में। पर्ल ऑयस्टर का फुट, गिल्स, शेल या मेंटल। तो अगर हम देखें तो यहाँ मेंटल को ही ग्राफ्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है और फिर इसके ऊपर ही नेकर सेल्स अपनी कोटिंग डेवलप करके पर्ल का फॉर्मेशन करती है। टॉपिक की और भी डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे जाके आपको इस टॉपिक के पीडीएफ्स अवेलेबल है नेट पे। ये जो पूरा टॉपिक हमने लेक्चर के ड्यूरेशन में स्टडी किया, इसके अंदर हमने जो पॉइंट्स की स्टडी किया कि पर्ल ऑयस्टर्स के थ्रू हम यहाँ पे मोती का उत्पादन करते हैं और इस के उत्पादन के लिए जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनके बारे में हमने बात किया, जैसे सिलेक्शन ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स, फिर उसके बाद में उनका प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर ग्राफ्टिंग न्यूक्लियस की, और उसके बाद रेयरिंग, और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद में जो भी मोती हमें मिले उनको हम ग्रेडिंग किस तरीके से करेंगे उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, या A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी, B और C कैटेगरी के अंदर, वो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और पर्ल ऑयस्टर्स के लिए ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में हमने बात किया, जैसे ऑक्टोपस है, ईल फिश हैं जो हमारे पर्ल ऑयस्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बाद में हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पर्ल फार्मिंग से जुड़े हुए लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती हैं उसके बारे में देखा। और इंडिया के अंदर जो एजेंसीज़ हैं जो पर्ल फार्मिंग के लिए काम कर रही हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में हमने बात की यहाँ पे। थैंक यू।